बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने सीवीएस की पैथोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो ये वीडियो जो है वो आज की हमारी जो होगी वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पे होगी। हम देखेंगे कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या चीज़ होती है और इसके अंदर क्या क्या काज होते हैं जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस करवा सकते हैं। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम डायग्नोज़ क्या बनाते होते हैं, इसके डायग्नोज़ के लिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या करते होते हैं, उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट क्या देते होते हैं। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि हार्ट को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करती होती है। उसके बाद अगर पेरिकार्डाइटिस का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर्स जो पेरिकार्डियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। तो अगर हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस कहते होते हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम इज़ कॉल्ड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अब हार्ट की हमें नॉर्मल लेयर का पता होना चाहिए इस लेक्चर्स को समझने के लिए। ये हार्ट की नॉर्मल डायग्राम है। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है इसको हम मिट्रल वाल्व कहते होते हैं। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कहते होते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम कहते होते हैं पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते होते हैं। ये हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको ये हार्ट की मिडल लेयर है। सपोज कर ले ये हार्ट की मिडल लेयर है जिसको हम मायोकार्डियम कहते होते हैं। ये हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते होते हैं। तो ये हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको एंडोकार्डियम कहते होते हैं जो कि हमारे हार्ट के वाल्व को लाइंड कर रही होती है। इसको एंडोकार्डियम कहते होते हैं। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही टॉपिक होगा एंडोकार्डाइटिस। तो इसको हम एंडोकार्डियम कहते होते हैं। तो अगर पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या काज होते हैं जो कि पेरिकार्डाइटिस करवा सकते हैं। अब हम स्टेप वाइज काज देखेंगे इसके। इसका जो पहला काज आ जाता है वो अभी तक न्यू रिसर्च के मुताबिक अभी तक जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक इसका जो पहला काज है वो कहते हैं कि इसका मोस्ट कॉमन काज जो है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब होता है काज अननाउन। अभी तक मेडिसन में 80% ऐसी डिजीज़ है जिनका अभी तक काज ही नहीं मालूम हुआ। तो उनका काज सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात को पता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अभी तक मेडिकल में सिर्फ़ और सिर्फ 20% ऐसी डिज़ीज़ है जिनका काज मालूम है। बाकी जो 80% डिज़ीज़ ऐसी है जिनका अभी तक काज का ही नहीं पता, अननाउन नाउन है। तो ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका अभी तक मोस्ट कॉमन काज इडियोपैथिक है। दूसरा जो इसका काज आ जाता है, कहते हैं कि इसका मोस्ट कॉमन काज तो इडियोपैथिक है, मगर रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस करवा सकते हैं। तो वो वायरल इन्फेक्शन में कौन सा वायरस आ जाता है? वो वायरस आ जाता है कोक्स सैकल बी वायरस।
कहते हैं कि ये वायरस भी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है। अगर किसी बंदे को कोक्सैकिल वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस बंदे में एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, आउटर मोस्ट लेयर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है उस बंदे में। उसके बाद जो इसका थर्ड काज लिखा जाता है ना, कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनके हम बहुत ज़्यादा क्रोनिकली यूज़ करते हैं तो वो भी हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम को जो है इन्फ्लेमेशन करवा करवा सकती है, और वो ड्रग होती है डॉक्सीरोबिसन। डॉक्सीरोबिसन एक कीमोथेरापिटिक मेडिसन है। ये एक कीमोथेरापिटिक ड्रग्स है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ये कीमोथेरापिटिक ड्रग है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। अगर हम इस ड्रग का क्रोनिकली यूज़ करवाते हैं किसी बंदे में जो कि कैंसर का पेशेंट होता है तो वो पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन करवा सकती है। उसके बाद इसके दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट होता है, ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी करवा सकती है। ये ड्रग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी करवा सकती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हार्ट की एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हार्ट के मसल्स जो है वो डायलेट कर जाते होते हैं, अपनी रिलैक्स की फॉर्म में चले जाते हो, और इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती होती है, डिक्रीज़ हो जाती होती है, जिसकी वजह से हार्ट का कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। जब हार्ट का कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो बॉडी को ब्लड कम मिलेगा। जब बॉडी को ब्लड कम मिलेगा तो हार्ट के जब मसल्स डायलेट कर जाएंगे तो हार्ट फेलियर के चांसेस इसमें मोस्टली होते हैं। तो ये होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके बाद कहा जाता है कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि पेरिकार्डाइटिस करवा सकती है। और वो ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन सी होती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम, अपना ही इम्यून सिस्टम अबनॉर्मली रिएक्ट करता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करवा देता है। ऐसी डिजीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता है और पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन करवा देता है। इसको हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की जो एग्जांपल दी गई है वो एग्जांपल दी गई है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास हॉस्पिटल में एक एमआई का मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है। डॉक्टर साहब ने उनको ट्रीटमेंट किया, उनको ऑक्सीजन थेरापी की, उनको कुछ मेडिसिन्स दी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कुछ देर में अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद अगले दिन डॉक्टर साहब उसका डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। होता क्या है कि पेशेंट अपने घर चला जाता है, एक हफ्ते तक पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो अपने आप को नॉर्मल फील करता है, और उसके बाद वो अपने घर के घरेलू काम जो नॉर्मल रूटीन में करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बंदे में एमआई हुआ था तो उस वक्त उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी उसके ख़िलाफ़। होता क्या है कि उस बंदे में वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी वो बढ़ती जाती होती, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब 2 वीक गुजर जाते हैं और वही एंटीबॉडी एबनॉर्मली रिएक्ट करती है और जाके पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन करवा देती है। तो इसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आता होता है। उसके बाद जो दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाती है वो रियोमाथाइड आर्थराइटिस आ जाती है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये भी पेरिकार्डाइटिस करवा सकती है। रियोमाथाइड आर्थराइटिस 5 काज ये है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है।
और ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो तीसरी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है वो दी हुई है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर तकरीबन बॉडी के 11 ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकती है। ये ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कहते हैं कि SLE के अंदर भी पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन जो उन्होंने दी हुई है 7 नंबर पे, वो होती है यूरेमिया। यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन है ये एक किडनी की एंड स्टेज कंडीशन है, जिसमें आपकी किडनी अगर डैमेज हो जाती है, अगर किडनी आपकी प्रॉपर काम नहीं करती। हमें पता है कि किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको एक्सक्रीट करती है यूरिन के थ्रू। अगर किडनी काम नहीं कर रही तो आपके वो वेस्ट टॉक्सिन प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हमारे ब्लड में जाएंगे और ब्लड के थ्रू हार्ट के पास जाएंगे और ये हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। और ये थे इसके काज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के। उसके बाद एक जो लास्ट काज उन्होंने दिया हुआ है रेडिएशन थेरापी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को चेस्ट कैंसर हो जाता है, चेस्ट कैंसर में अगर कोई रेडिएशन थेरापी करवाता है तो उससे भी हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर जो आ जाते हैं पेशेंट के अंदर, हमें देखने को क्या मिलते हैं। acute sudden onset chest pain which aggravative on inspiration and leaning backward, but chest pain relieved by sitting up or bending and leaning forward। वो कहता है कि इस बंदे के अंदर बहुत बहुत शिद्दत से चेस्ट पेन होती है जब वो बंदा सांस लेता है या फिर वो लेटता है, तो इसके अंदर बहुत तेज़ चेस्ट पेन होती है। और अगर वो बैठ जाता है या आगे को झुक जाता है लीनिंग फॉरवर्ड, तो उसके अंदर ये चेस्ट पेन जो होती है वो कम हो जाती है। अगर तो ये पेशेंट अपने सिम्टम्स देता है, पेशेंट के अंदर ये कंडीशन आती है एक्यूट सडन ऑनसेट चेस्ट पेन which is aggravative on inspiration और लीनिंग। कहता है कि एग्रावेटिव का मतलब होना इंक्रीज। कहता है कि इसके अंदर चेस्ट की पेन इतनी इंक्रीज हो जाती है, अगर कोई बंदा सांस लेता है या लेटता है तो उसके अंदर चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होती है, वो ये कंप्लेन करता है। अगर तो पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आता है देखने को, तो 95% जो आपका काज होगा वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का ये पेशेंट होगा। अगर तो ये पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलता है तो वो 95% जो होगा वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट होगा। उसके बाद पेशेंट को क्या होता है, नोज़िया और वोमिटिंग हो सकती पेशेंट को। उसके बाद मलेज। मलेज का मतलब होता है फीलिंग नॉट वेल। उसके बाद पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है। हमें ड्यू टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। हमें पता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी। तो जब ब्लड बॉडी में सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो बंदे को स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो इस बंदे को स्वेटिंग हो सकती है। उसके बाद 5 जो क्लिनिकल फीचर बंदे में मिलता है वो होता है इंक्रीज हार्ट रेट। उसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन
उसके बाद जो 6 सिम्टम इसके अंदर क्लिनिकल फीचर होता है वो होता है फ्रिक्शन रब। अब फ्रिक्शन रब क्या होता है? जब डॉक्टर इसकी हार्ट साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे रखता है तो डॉक्टर को फ्रिक्शन रब की साउंड मिलती है। फ्रिक्शन रब की साउंड कैसी होती है? अब देखें, जब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी, जब ये पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी तो पेरिकार्डियम का साइज़ बढ़ेगा। जब इसका साइज़ बढ़ेगा तो हमें पता है कि लंग्स पास परे होते हैं। तो जब लंग्स का प्ल्यूरा जो होता है, जब बंदा इंस्पायरेशन लेगा तो लंग्स के प्ल्यूरा भी जो है वो एक्सपैंड करेंगे। ऊपर से पेरिकार्डियम जो है इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। तो जब प्ल्यूरा एक्सपैंड करेंगे सांस लेने पे तो ये पेरिकार्डियम जो है प्ल्यूरा के साथ टच करेगी, रब करेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रब की साउंड मिलती है पेशेंट के अंदर। नॉर्मली तो पेरिकार्डियम जो है वो लंग्स के प्ल्यूरा के साथ अटैच नहीं होती जब जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है, मगर पेरिकार्डाइटिस के अंदर जब पेशेंट इंस्पायरेशन लेता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन रब की साउंड मिलती है। उसके बाद हम उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इसकी जो करवाते होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारा जो इनिशियल जो होता है वो होती है ईसीजी हमने करवानी होती है। ईसीजी से हमें क्या पता चलता है? हार्ट की एक्टिविटी का पता चलता है। ईसीजी से हमें हार्ट बीट का पता चल जाता है कि हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है। ईसीजी से हमें ये पता चल जाता होता है। जब भी आपके पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आए, तो आपके पास पेशेंट आए और चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ आए तो आपका जो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी वो ईसीजी होगी। ईसीजी हमें बताएगी कि इस बंदे को आया कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ईसीजी जो होता है चेस्ट पेन में, ये बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। ईसीजी में हमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिलती है। नॉर्मली तो ईसीजी ऐसे होती है। नॉर्मली ईसीजी तो ये ऐसे होती है, ये नॉर्मल ईसीजी है। अब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट की ईसीजी कैसी होती है? ये एसटी सेगमेंट की इसमें एलिवेशन होती है। एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होती है। ऐसी एसटी सेगमेंट की एलिवेशन जो स्टार्ट से एंड तक एलिवेशन हो, इसको डिफ्यूज़ एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहते होते हैं। तो ये एक तरह से हॉल मार्क होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का। ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का हॉल मार्क होता है। उसके बाद जो हमारे ट्रीटमेंट में आ जाता है, ट्रीटमेंट में हम एनाल्जेसिक देते होते हैं। हमें पता है कि जब इन पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी तो पेशेंट में पेन होगी, तो पेन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक देते होते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग हम देते होते हैं। उसके बाद पेशेंट को जब वायरल इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फीवर भी होगा, तो फीवर में हम एंटीपायरेटिक ड्रग देते होते हैं। उसके बाद पेशेंट को जब हम एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे उसके बाद हम नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बंदे को इन्फ्लेमेशन हुई है तो नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी हम देंगे इस बंदे को।
नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम देते होते हैं इस बंदे को। उसके बाद हम जो आईवी फ्लूइड रिप्लेस करते होते हैं इस बंदे को। जब हमने ये वाली सारी ड्रग दे ली पेशेंट को हमने स्टेबल कर लिया, एनाल्जेसिक दे ली पेशेंट को, पेशेंट के अंदर पेन जो है वो रिलीफ होगी, एंटीपायरेटिक ड्रग दे दी, पेशेंट का जो है वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो गया, नॉर्मल हो गया, और नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे दी जो इन्फ्लेमेशन के लिए हम यूज़ करते होते हैं। उसके बाद जब हम फिर पेशेंट को रूल आउट करेंगे, अगर तो वायरस इन्फेक्शन की वजह से हुआ जो कि कोक्सेला वायरस इन्फेक्शन होता है, तो फिर उसके खिलाफ हम वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ हम एंटीवायरल ड्रग देते होते हैं पेशेंट को। तो ये था एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पीड के अंदर। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। हमारे हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन को हम पेरिकार्डाइटिस कहते होते हैं। एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन को हम एंडोकार्डाइटिस कहते होते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो इडियोपैथिक है, मगर ये भी कहा जाता है कि कुछ वायरस इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, जैसा कि कोक्सैकल बी वायरस होता है। उसके बाद कुछ ड्रग का अगर हम क्रोनिकली यूज़ करते हैं तो उससे भी पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, जैसा कि डॉक्सीरोबिसन ऐसी ड्रग है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ये कीमोथेरापिटिक ड्रग है। ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी करवा सकती है और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस भी करवा सकती है। और कुछ कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो एबनॉर्मली रिएक्ट करती है और बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करवा सकती है। इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो एग्जांपल आती है वो ड्रेसलर सिंड्रोम की एग्जांपल आती है। जैसा कि हमने ड्रेसलर सिंड्रोम के अंदर कहा था कि अगर किसी पेशेंट को एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद जब आप उसको डिस्चार्ज करते हैं वो घर जाता है और 1 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, तो वो अपने नॉर्मली घरेलू कामों में लग जाता है। तो उस बंदे को जब एमआई हुआ था तो उसके अंदर उसकी बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की थी उससे के खिलाफ। तो वो एंटीबॉडी जो है उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है और 2 हफ्तों के बाद वो एंटीबॉडी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता है और पेरिकार्डियम को डैमेज करवा देता है। तो इसको ड्रेसलर सिंड्रोम कहते होते हैं। उसके बाद रोमाटाइड आर्थराइटिस आ जाता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये भी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस करवा सकती है। उसके बाद एसएलई आ जाती है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके अंदर तकरीबन बॉडी के 11 ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करती है और ये भी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस करवा सकती है। उसके बाद यूरीमिया आ जाता है। यूरीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि एंड स्टेज है किडनी की। किडनी इसके अंदर डैमेज हो जाती है। जब किडनी डैमेज होगी तो टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो होंगे वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे, क्योंकि किडनी जो है वो टॉक्सिन सब्सटेंसेस को बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करती है। जब टॉक्सिन सब्सटेंसेस बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होंगे तो वो ब्लड में जाएंगे तो वो जब हार्ट के पास जाएंगे तो वो हार्ट के पास जब जाते हैं तो सबसे पहली लेयर जो आती है वो पेरिकार्डियम होती है। तो वो पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करवाएंगे जिसे हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। उसके बाद हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलते हैं? एक्यूट सडन ऑनसेट चेस्ट पेन विच इज़ एग्रावेटिव ऑन इंस्पायरेशन और लीनिंग। कहते हैं कि इस बंदे में एक्यूट सडन ऑनसेट चेस्ट पेन होती है जब बंदा जो है वो इंस्पायरेशन लेता है या लीनिंग लेता है। इंस्पायरेशन में एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होती है? देखें, जब पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन होगी तो हमें पता है कि जब बंदा इंस्पायरेशन लेगा तो लंग्स के प्ल्यूरा जो है वो भी एक्सपेंड करेंगे। इधर से इन्फ्लेमेशन की वजह से पेरिकार्डियम का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है। तो जब ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो बंदे को जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होगी जो कि बंदे से बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद जो होगा वो नोज़िया और वोमिटिंग हो सकती है, बंदे को मलेज हो सकती है। मलेज का मतलब होता है फीलिंग नॉट वेल। बंदा कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मैं अच्छा फील नहीं करता। उसके बाद स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग क्यों हो सकती है? ड्यू टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमें पता है कि हमारे फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो बंदे में स्वेटिंग होगी। उसके बाद हार्ट रेट हो सकती है बंदे में इंक्रीज़ हो सकती है। फ्रिक्शन रब, जैसा कि मैंने इंस्पायरेशन में बताया, फ्रिक्शन रब जब पेशेंट के स्टेथोस्कोप से अस्कुल्टेशन करने की कोशिश करेगा, डॉक्टर उसकी साउंड को सुनने की कोशिश करेगा तो डॉक्टर को फ्रिक्शन रब की साउंड मिलेगी। फ्रिक्शन रब एक ऐसी साउंड है जब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी तो
पेरिकार्डियम का साइज़ बढ़ जाता है और जब बंदा इंस्पायरेशन करता है तो लंग्स के पेलूरा भी एक्सपेंड करते हो, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में अटैचमेंट होती है, दोनों आपस में अटैच होती है, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन रब की साउंड मिलती है। जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फर्स्ट चॉइस होती है वो ईसीजी होती है। आपके पास जब भी कभी पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाए और चेस्ट पेन की वो कंप्लेन करे तो आपका बेस्ट इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो ईसीजी होगा, क्योंकि ईसीजी हमें बता देती है कि इस बंदे को आया कि हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल होगा वो ईसीजी होता है। तो इस बंदे में ईसीजी में हमें क्या मिलता है, एक तो एबनॉर्मल हार्ट रेट मिलती है, उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है इसके, उसके बाद हमारा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का जो हॉल मार्क होता है वो हॉल मार्क होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होती है। नॉर्मली तो एसटी सेगमेंट ऐसे होता है क्योंकि ऐसे एस के बाद आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आती है, फिर टी आती है, एसटी इसमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होती है। जो एसटी सेगमेंट इनिशियल से लेके एंड तक जो एलिवेशन हुई हो इसको डिफ्यूज़ एसटी सेगमेंट कहते होते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट इसका क्या करते होते हैं, वो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हम पेन के लिए पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते होते हैं। उसके बाद एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हम फीवर में यूज़ करते होते हैं। नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करवाएंगे क्योंकि इस बंदे को इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। उसके बाद आईवी फ्लूइड लगाएंगे। ये 4 ड्रग्स हमने दे के बंदे को जब स्टेबल कर लिया उसके बाद हम पेशेंट को रूल आउट करेंगे। रूल आउट करने पे अगर तो हमें मिलता है रूल ये मिलता है कि बंदे को वायरस इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हुई है तो फिर हम उसको एंटी वायरल इन्फेक्शन देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट पेरिकार्डाइटिस।